प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की 10वीं कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है शिकायत। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि बकुल ने कहा, बाबा कहते थे अन्याय करना और सहना दोनों पाप है। अन्याय का विरोध करना ही चाहिए। मैं मंत्री जी को सब कुछ सच बता दूंगा। नहीं, असलम ने घबरा कर कहा, ऐसी गुस्ताखी कभी न करना, वरना बाद में गुलाटी जी मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। अब आगे। दोनों मैदान में आकर बैठ गए। जाने से पहले मंत्री जी ने फिर भाषण दिया। बच्चों, आश्रम की व्यवस्था और तुम लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को देखकर मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। मैंने यहाँ सभी विभागों का निरीक्षण किया। यहाँ तुम लोगों को पुस्तकालय, खेल कूद के सामान की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अच्छा भोजन मिलता है। तुम लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते हो। ये सब देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सचमुच मैनेजर साहब और गुलाटी जी बड़ा महान काम कर रहे हैं। अचानक बकुल खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में बोला, मंत्री जी, यदि आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। बैठ जाओ, गुलाटी जी सख्त स्वर में बोले। वह खूनी नजरों से बकुल को घूर रहे थे। नहीं गुलाटी जी, बच्चे को अपनी बात कहने दीजिए। दिनकर जी की इजाजत पाकर बकुल निडरता से बोला, महोदय, आपको यहाँ असलियत नहीं दिखाई गई है। आप नहीं जानते हम यहाँ किस ढंग से रह रहे हैं, हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, गुलाटी जी ने अधिक तीव्र स्वर में कहा। आप चुप रहिए, दिनकर जी ने गुलाटी जी को सख्त और रूखे स्वर में कहा। फिर वह बकुल की ओर उन्मुख होकर बोले, हाँ बेटे, क्या कह रहे थे तुम? मंत्री जी, यहाँ गुलाटी जी और मैनेजर साहब ने आपको एक नाटक दिखाया है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ हमें भरपेट रोटी तक नहीं मिलती। मिलने वाली रोटी में इतने कंकड़ होते हैं कि चबाना मुश्किल हो जाता है। दाल में सिर्फ पानी ही पानी होता है। सब्जी, दूध, फल के तो यहाँ कभी दर्शन नहीं होते, जबकि ये सामान दानी सेठों के यहाँ से रोज आता है। ये सब फल, दूध, सब्जी गुलाटी जी और मैनेजर साहब के घर चली जाती है। मंत्री जी ने हैरानी से पीछे मुड़कर गुलाटी जी और मैनेजर साहब को देखा। दोनों के होश गुम थे और वे माथे से पसीना पोंछ रहे थे। बकुल ने कहा, यहाँ हमारे खेलने या पढ़ने का कोई समय नहीं है। हमें गुलाटी जी की फैक्ट्री का काम करना पड़ता है। जरा सी गलती हो जाए तो हमें जानवरों की तरह पीटा जाता है। खेल का सामान जो आपको दिखाया गया है वह कल ही किराए पर मंगवाया गया है और आपके जाने के बाद वह वापस चला जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। उन्हें धोने के लिए साबुन कभी कभी ही दिया जाता है, जबकि साबुन फैक्ट्री से साबुन भी हर माह दान में आता है। मंत्री जी, आप कहते हैं हम लोग देश के भावी कर्णधार हैं और देश की तरक्की में हाथ बटाएंगे, पर कहाँ से बटाएंगे? यहाँ हमारी शिक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं है। इस तरह से हमारा भविष्य भला क्या होगा? बकुल खामोश हो गया। मंत्री जी तथा उनके साथ आए अन्य सहयोगी और दानी सेठ आदि विस्मित व अवाक से रह गए। एक सेठ ने उठकर कहा, यह तो बड़ी धांधली हो रही है आश्रम में। हम तो इन बच्चों के नाम पर चीजें भेजते हैं और जाता है यहाँ के कार्यकर्ताओं के पेट में। दिनकर जी ने गुलाटी जी और मैनेजर जी की ओर मुड़कर कहा, आप लोग अनाथ बच्चों का हक भी छीन सकते हैं? ये मैं सोच ही नहीं सकता था। आप लोग तो इस आश्रम रूपी घर के कर्ता धर्ता हैं। जब घर वाले ही घर में चोरी करने लगे तो उस घर की क्या दशा होगी? धिक्कार है आप लोगों पर। इसके बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, बच्चे की सभी शिकायतें आपने लिख ली हैं ना? जी हाँ, ठीक है। आज ही आश्रम के खिलाफ इंक्वायरी बैठाइए और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हमारे सामने पेश कीजिए। इसके बाद मंत्री दिनकर जी बकुल से बोले, शाबाश बेटे, तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया है।
सच बोलकर हमें यहाँ का असली रूप दिखाया है। स्टेज से उतरकर मंत्री जी ने बकुल की पीठ थपथपाई तो कई कैमरों ने बकुल और मंत्री जी के फोटो खींच लिए। मंत्री जी अपने कार की ओर बढ़ने लगे तो गुलाटी जी घिघियाते हुए बोले, मंत्री जी हमें माफ कीजिए, अनजाने में थोड़ी बहुत गलती हमसे अवश्य हुई है, पर अब आपको वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आश्रम का सारा पैसा इन बच्चों पर ही खर्च होगा। परंतु मंत्री जी गुलाटी जी की बात अनसुनी करके अपनी कार में बैठ गए और उन्हें वहीं छोड़ कार शीघ्रता से आश्रम के गेट से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे और भी कारें कतार बांधकर बाहर जाने लगी। असलम ने घबराकर बकुल का हाथ थाम लिया और बोला, अब तेरी खैर नहीं बकुल, तू भाग जा यहाँ से। नहीं, बकुल ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कायर नहीं हूँ, मैंने सच बोला है तो उसका परिणाम भुगतने को भी तैयार हूँ। बकुल, गुलाटी जी का वज्र जैसा कठोर और ठंडा स्वर सुनाई दिया। सभी बच्चों का कलेजा कांप उठा। भयभीत नजरों से वे बकुल को देखने लगे। बकुल निर्भीकता से चलता हुआ गुलाटी जी के पास जाकर खड़ा हो गया। गुलाटी जी हवा में छड़ी लहराते हुए व्यंग भरे स्वर में बोले, क्यों, यहाँ तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक होता है? सटाक! छड़ी पूरे जोर से बकुल की पीठ पर पड़ी। बकुल दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने दांत भींच लिए। यहाँ पानी वाली दाल और किरकिरी रोटी मिलती है। सटाक! दूसरी छड़ी बकुल की पीठ पर पड़ी। बकुल ने मुट्ठी भींचकर मुंह से निकली चीख को रोकने का प्रयास किया। सब्जी, फल, दूध सब हमारे घर जाता है। और गुलाटी जी सटाक सटाक अंधाधुंध छड़ी बकुल की पीठ पर बरसाने लगे। बकुल नीचे जमीन पर गिर गया। असलम ने आंखें भींच ली। बच्चों ने सहम कर एक दूसरे के हाथ थाम लिए। गुलाटी जी की छड़ी अनवरत रूप से बकुल की पीठ पर बरस रही थी। साथ ही उनके मुंह से न रुकने वाली गालियों की बौछार भी पड़ रही थी। नालायक, बदतमीज, कहता है सारे अनुदान के पैसे हम खा गए, आज तेरे प्राण लेकर रहूंगा। बकुल के सफेद कुर्ते पर रक्त की लकीरें छलकने लगी थीं। अचानक मैनेजर ने हाथ बढ़ाकर गुलाटी जी का हाथ थाम लिया। बस कीजिए गुलाटी जी, वरना लड़का मर जाएगा। मुसीबत फिर हमारी ही होगी। इंक्वायरी कमीशन तो बिठा ही दिया है। मंत्री जी ने हाँफते हुए गुलाटी जी रुक गए और मैदान में बैठे लड़कों से बोले, देख लिया ना आश्रम की शिकायत करने का नतीजा। किसी ने यहाँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। और बकुल को उसी तरह जमीन में पड़ा छोड़कर मैनेजर और गुलाटी जी दफ्तर की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही असलम, नीरज, शंकर, सुधीर आदि लड़के भागकर बकुल के पास आए। बकुल जैसे अर्ध बेहोशी की हालत में था और रह रहकर कराह रहा था। बकुल को उठाकर लड़के कमरे में ले आए और चारपाई पर लिटा दिया। असलम ने कहा, शंकर, जरा रसोई घर से हल्दी और तेल गर्म करके ले आओ। कुछ देर में शंकर हल्दी तेल ले आया। बकुल के घावों पर असलम ने लेप लगाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। असलम बोला, बस दोस्त, थोड़ा सहन कर लो, हल्दी के लेप से जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। सत्यानाश हो इस गुलाटी का, तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आश्रम के सभी लड़के चारपाई का घेरा बनाकर खड़े थे। सबकी आंखें डबडबा रही थीं। आखिर बकुल ने उन सबकी खातिर यह सब सहा था। उन्हीं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। इधर मैनेजर और गुलाटी चिंतामग्न बैठे थे। मैनेजर ने कहा, गुलाटी, मुझे तो यह लड़का बड़ा खतरनाक लगता है। अभी तो इसे आश्रम में आए 15 दिन ही हुए हैं और इसका मुंह इतना खुल गया। बाद में तो ये ना जाने क्या मुसीबत ढाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। गुलाटी जी ने कहा, आज तक आश्रम में जबान हिलाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब इसकी देखा देखी तो और लड़कों के भी मुंह खुल जाएंगे। इसे तो यहाँ से भगा देना चाहिए, मगर अब यह नहीं हो सकता। हमारे खिलाफ कमीशन बैठ चुका है। ऐसे में हमारी हर हरकत पर अब उनकी नज़र है। हाँ, किसी तरह यह स्वयं ही
लिखित रूप में जाने की इच्छा प्रकट करे तो इसका सामान इसे थमाकर यहाँ से चलता कर दे। सामान क्या, बस एक पीतल का कमंडल था इसके पास। यह देखो। और मैनेजर ने कमंडल निकालकर टेबल पर रख दिया। गुलाटी जी एक दो पल गहराई से कमंडल को देखते रहे, फिर कमंडल हाथ में उठा लिया और उलट पुलट कर देखने लगे। अचानक उनकी आंखें विस्फारित हो गईं और उन्होंने कहा, मैनेजर साहब, यह कमंडल सोने का है। क्या कहते हो? यह सच है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह 100% शुद्ध सोने का है। मगर लड़का कह रहा था कि यह पीतल का है। मैनेजर ने आश्चर्य से कहा, या तो उसे पता नहीं होगा या झूठ बोल रहा होगा। हमें पता करना होगा कि सच्चाई क्या है। अगर वह इसे पीतल का समझता है तो हम इसे किसी बहाने मांग लेंगे, और अगर उसे पता है कि यह सोने का है तो कोई और तिकड़म भिड़ानी होगी। इस लड़के के थैले में कमंडल के साथ एक पुराना कागज भी है। उसके अक्षर तक धुंधले हो गए हैं। कहाँ है वह कागज? मुझे भी दिखाओ जरा। गुलाटी जी के कहने पर मैनेजर ने थैले से भोजपत्र निकाला और खोलकर टेबल पर बिछा दिया। गुलाटी ने सरसरी निगाह उस भोजपत्र पर डाली और बोला, इसमें तो कुछ जड़ी बूटियों के नाम लिखे हैं। शायद किसी बीमारी की दवा हो। और यह कागज नहीं, भोजपत्र है। आज से 300-400 साल पूर्व हमारे ऋषि मुनि इसमें लिखते थे। यह भोजपत्र क्या इतना महत्वपूर्ण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे संभाल कर रखा जा रहा है? और अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है तो इस लड़के के हाथ में कैसे आया? मुझे तो यह लड़का रहस्यमय लगता है। मैनेजर ने टिप्पणी की। सोने का कमंडल, यह अजीबोगरीब भोजपत्र, दाल में कुछ काला नजर आता है। मैं जरा उस छोकरे के पास होकर आता हूँ। गुलाटी जी उठकर जाने लगे तो मैनेजर ने कहा, हाथ की छड़ी तो रखते जाओ। मैनेजर के कहने पर गुलाटी जी ने छड़ी वहीं रख दी। हाल में उन्हें देखकर बकुल को घेर कर खड़े लड़के तितर बितर हो गए। सुधीर ने कहा, अब कौन सी कसर बाकी है जो फिर आ गए हैं गुलाटी जी। गुलाटी जी ने बकुल के सिरहाने खड़े होकर कहा, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या करूं, मेरा गुस्सा ही ऐसा है। असलम, शंकर आदि लड़के चकित से गुलाटी जी के चेहरे की ओर देखने लगे। उनके मुंह से ऐसे प्यार भरे कोमल शब्द बड़े अस्वाभाविक से लग रहे थे। बकुल ने गुलाटी जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने असलम से कहा, जाओ रसोइये से कहकर एक गिलास गर्म दूध ले आओ। असलम दूध ले आया तो गुलाटी जी ने अपने हाथों से बकुल को दूध पिलाया। गुलाटी जी के जाने के बाद असलम ने हैरानी से कहा, यह कौआ हंस की चाल कैसे चल रहा है? मुझे तो इसमें भी कोई राज नजर आता है। शायद मंत्री जी की धमकी से डर कर बकुल को मक्खन लगा रहे हैं। नहीं, असलम ने कहा, अगर उन्हें मंत्री जी का डर होता तो बकुल को इस बुरी तरह मारते नहीं। और वैसे भी बकुल को जो कुछ कहना था वह तो उसने कह ही दिया है। बकुल खुद ही गुलाटी जी के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में सोच रहा था। उसके जख्म 4-5 दिन में भरने लगे। अब वह आश्रम की नियमित दिनचर्या में भाग लेने लगा, जो इस घटना के बाद काफी परिवर्तित हो गई थी। गुलाटी जी और मैनेजर की फैक्ट्री का काम आना बंद हो गया था। शाम को 2 घंटे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल खेले जाते थे। खाने में भी सुधार हो गया था। सब्जी और दही रोज मिलने लगे थे। दाल गाढ़ी हो गई थी। रोटी में भी अब किरकिरी नहीं होती थी। खाना खाते समय पंकज बोला, ये सुविधाएं हमें तुम्हारे कारण ही मिली हैं बकुल, पर तुम्हें इसके लिए बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तुम्हें किस बेरहमी से पीटा था गुलाटी ने, पर मुझे खुशी है कि मेरा पिटना व्यर्थ नहीं गया। 2-1 दिन में कमीशन वाले भी जांच करने आ जाएंगे, तब शायद आश्रम की दशा में और सुधार हो जाए। खाना खाकर सभी लड़के अपने कमरों की ओर जा रहे थे कि गुलाटी जी ने आवाज लगाई, बकुल जरा दफ्तर में आना। गुलाटी जी के पीछे पीछे बकुल दफ्तर में पहुंचा। उसे देखते ही मैनेजर बोला, बकुल
तुम्हारे थैले में एक पीतल का कमंडल और एक भोजपत्र है। जी हाँ, बकुल का कलेजा धड़कने लगा। यह कमंडल हमें दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 का होगा, लेकिन हम कमंडल के तुम्हें 200 रुपये देंगे। गुलाटी जी की बात सुनकर बकुल की छठी इंद्रिय सजग हो गई। वह समझ गया कि इन लोगों को पता चल गया है कि कमंडल सोने का है। उसने नम्रता से कहा, यह कमंडल मेरे साधु बाबा की निशानी है। मृत्यु से पूर्व वे इसे मुझे दे गए थे। इसे मैं किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। बाजार में ढेरों कमंडल हैं, आप वहाँ से क्यों नहीं खरीद लेते? हाँ, खरीद लेंगे। बकुल की बात पर गुलाटी जी हकला कर बोले। तभी मैनेजर ने उसके थैले से भोजपत्र निकालकर टेबल पर रखा और बोले, यह इस कागज में क्या लिखा है? पता नहीं, बकुल ने कहा। यह साधु बाबा का कागज है, शायद हवन में काम आने वाली जड़ी बूटियों के नाम हैं। अच्छा, तुम अब जाओ, गुलाटी जी बोले। बकुल के जाने के बाद मैनेजर ने कहा, कमंडल तो यह देने को तैयार नहीं। जबरदस्ती हम ले नहीं सकते, वरना यह कमीशन वालों से शिकायत कर देगा। एक उपाय है, हम बाजार से इसी तरह का कमंडल लाकर चुपके से इस कमंडल के बदले रख देंगे। बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर आप कहानी की हर कड़ी को सुन सकते हैं और कहानी की अगली कड़ी है खतरा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।